हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि करंट और कंडक्टर कैसे एक दूसरे पे रिलेशन होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, और इस पे हमने थ्योरी पढ़ ली थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेम्परेचर रिलेशन विद द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कैसे कम होगी अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और रेजिस्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी जब टेम्परेचर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या बिहेव करेंगे क्या नहीं करेंगे, आज के वीडियो में हम सब समझ लेंगे। तो आज इस वीडियो को पूरा देखना। तो इस वीडियो के एंड होते होते हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे और हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और बैटरी सेल के बारे में। तो आइए इस वीडियो को बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो के एंड होते होते मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो डिफरेंस होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा। तो उसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट ए है और इसका पोटेंशियल है VA, और यहाँ पे आपका एक रेजिस्टर कनेक्टेड है यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस है R, और यहाँ पे आपका दूसरा पोटेंशियल है VB। ये आपको पता है कि VA जो है वो ग्रेटर है VB से। तो अब क्या करेंगे हमको पता है कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो वो ये इसका डायरेक्शन हम दिखाएंगे इससे। इसको हम क्या कहेंगे, I। तो V इज इक्वल टू IR हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। तो V क्या है, डेल्टा V। डेल्टा V यानी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो होता है अगर हम इसको किसी बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं, तो इसका पोटेंशियल ही तो यहाँ पे होता है। यानी अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा तो यहाँ का पोटेंशियल V होगा। अगर आपको अभी नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये वाली चीज़ हम अभी सीखने वाले हैं आगे वाले लेक्चर्स में। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसकी बैटरी का जो पोटेंशियल है, अगर हम यहाँ पे 0 मानेंगे तो इसके जस्ट आगे जो पोटेंशियल होगा वो V होगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अभी हम सीखने वाले हैं। तो डेल्टा V जो है वो क्या होगा, IR। और ये कब होगा, जब हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो इसकी थ्योरी हम अच्छे से आगे पढ़ने वाले। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दिया ताकि आपको आगे अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। जो हमारा पहला टॉपिक है आज की क्लास का वो है टेम्परेचर रिलेशन ऑन रेजिस्टिविटी। यानी रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कैसे रिलेटेड है, यानी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो रेजिस्टिविटी पे कैसे इफेक्ट करेगा। तो आइए देखते हैं उसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। तो हमने बात की थी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स की तरह। तो आपने आइडियल गैस में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैस मॉलिक्यूल्स का तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी उनका पागलपन बढ़ जाता है। तो वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टकराते हैं, कोलिजन करते हैं और फिर टकराते रहते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम कर देते हैं तो एंट्रोपी जो है, अब ये सारी केमिस्ट्री की टर्म्स अगर आपको नहीं भी आती है तो कोई बात नहीं, एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, है ना। तो एंट्रोपी अगर कम हो जाती है यानी टेम्परेचर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, टकराएंगे ज़्यादा, यानी कोलिजन कम होगा। तो यही होता है जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो जो टकराने की वजह से ही तो रेजिस्टिविटी क्रिएट होती है। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। तो रेजिस्टिविटी अगर कम हो जाएगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो इस टॉपिक में यही पढ़ना है हमको कि जैसे ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ कॉलिजन्स जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके जो कोलिजन्स है वो डिक्रीज होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और मोबिलिटी क्या होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, है ना, यही तो होती है मोबिलिटी। तो हमने देखा कि दिस रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड भी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि कोलिजन्स कम हो जाएंगे। ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकेंड में, यही तो होती है स्पीड, है ना। ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ जाएगी और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगी। ड्रिफ्ट स्पीड कैसे बढ़ेगी, देखो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो कंडक्टर होता है ना, जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी इसमें, ये हायर पोटेंशियल होगा और ये लोअर पोटेंशियल होगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव तो इधर करेंगे पर ऐसे 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 टकरा के ऐसे मूव करेंगे, इवेंचुअली यहाँ पे जाएंगे, है ना, लास्ट में वो यहीं पे जाएंगे। पर अब सोचो अगर ये टकराने का कार्यक्रम कम हो जाएगा, टकराने में भी तो अपन को टाइम लग जाता है ना,
तो ये कम हो जाएगा, तो मान लो कि ये ऐसे ऐसे करके ऐसे आ गया, तो आप खुद बताओ किस में ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी? ऑब्वियसली इस वाले में, है ना, जो ये अप्रोक्सीमेटली सीधा आ रहा है। तो यही होता है कि जब टकराना कम करते हैं तो रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। यानी रेजिस्टेंस क्या है? एक अपोज फोर्स है जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है, ठीक है। हेंस द रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस। अब रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है तो क्या होता है? कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। रेजिस्टिविटी डिक्रीज विद द टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। एक रिलेशन है, वो कैसे डिराइव हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। और वो रिलेशन क्या है? रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। और अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ और काम की चीज़ें ही रहने देते हैं। तो एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये जो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस। देखो इस रिलेशन से भी हम देख सकते हैं, टेम्परेचर टी क्या है? बाद का टेम्परेचर, और टी नॉट क्या है? इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी हो, अगर हम इस टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसको बढ़ाएंगे तो इस ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो ये क्या है? 1 प्लस होके रेजिस्टिविटी का जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई होकर रेजिस्टिविटी आ जाएगी उस पॉइंट की। तो रो नॉट आपको जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इनमें से एक चीज़ नहीं दी हुई होगी और वो आपको निकालनी होगी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। अब अगर ये देखो, अगर ये नेगेटिव में होता है ना, अगर ये कम हो जाता है टी नॉट से, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, क्या होने वाला है। देखो इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन टी नॉट, तो टी माइनस टी नॉट इज़ ग्रेटर देन 1, इज़ ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। हेंस ये पॉजिटिव हो जाएगा और जो ओवरऑल क्वांटिटी है, ओवरऑल रो इंक्रीजेस, ठीक है। अब इसी केस में अगर हम देखें कि इफ़ t इज़ लेस देन टी नॉट, तो t माइनस टी नॉट जो हो जाएगा वो लेस देन हो जाएगा 0, हेंस नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी, ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी। तो ये क्या होगा? 1 में से कुछ माइनस होगा, यानी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और हमको पता है कि रेजिस्टिविटी कैसे रिलेट करती है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये वाली चीज़ यही तो है, रो L अपॉन A। अगर ये कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो ओवरऑल रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस, हेंस R डिक्रीजेस, हेंस R इंक्रीजेस, है ना। तो अच्छा सा सुंदर सा पॉइंट बना के इसको लिख लेना इसके नीचे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है। फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है ना तो बोर्ड्स में पूछेगा, ना जेई में पूछेगा, ना नीट में पूछेगा, पर ये आता कहाँ से? मन की क्यूरोसिटी को शांत करने के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे बात करते हैं। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने फार्मूला डिराइव करके लिखा था, यानी डिराइव हम अब करेंगे, जो हमने फार्मूला लिखा था उसको डिराइव कैसे किया था। तो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने क्या देखा था, नोट बना के लिखो कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने देखा था कि जो अल्फ़ा एवरेज होता है, अल्फ़ा एवरेज होता है वो किसके बराबर होता है? 1 अपॉन रो नॉट, है ना, डी रो अपॉन डी टी। कब होता है ऐसा? व्हेन अल्फ़ा टी माइनस अल्फ़ा टी नॉट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। अल्फ़ा की वैसे भी वैल्यू जो होती है ये कुछ 10 की पावर -3, 10 की पावर -4 में होती है, ठीक है, 10 की पावर -6 में भी हो सकती है। चलो तो ये हमने देखा कि ऐसा होता है। जनरली हम इसको लिखेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो नॉट डी, ये एस नहीं है, डी रो है ना, डी रो अपॉन डी टी। अब इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा कि डी रो अपॉन अल्फ़ा नॉट का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फ़ा डी टी का इंटीग्रेशन। अब कहाँ से कहाँ तक? इस रो को इंटीग्रेट करेंगे हम, तो ये करेंगे हम रो नॉट से रो तक, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो टी नॉट से टी तक। अब देखो आगे
इसको इंटीग्रेट करके लिखो तो ये क्या बन जाएगा, ln ऑफ रो नॉट, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है इसकी, रो से, ठीक है, रो नॉट से रो तक, और इसकी लिमिट्स क्या हो जाएगी, अल्फा बाहर आ जाएगा और टी आ जाएगा यहाँ पे, और इसकी लिमिट्स क्या होगी, टी नॉट से टी तक। इसको इंटीग्रेट करके लिख दिया हमने। अब आगे यहाँ से बन जाएगा ये ln ऑफ रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी नॉट, सॉरी टी माइनस टी नॉट। अब ये आगे और क्या बनेगा, इसको रो और ये, या अगर हम ln का इन्वर्स ले ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दिस, और इधर बन जाएगा e की पावर अल्फा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। अब यहाँ से इसको इधर भेज देंगे तो ये बनेगा ऐसा, रो इज इक्वल टू रो नॉट ई की पावर अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब मैंने आपको कहा था कि हम किसके लिए डिराइव कर रहे हैं, व्हेन दिस इज दिस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। जो एक्सपोनेंशियल का जो एक्सपेंशन होता है, एक्सपोनेंशियल पावर्स का एक्सपेंशन होता है, वो इसी तरह से तो होता है, 1 प्लस जो भी पावर होती है वो नीचे आ जाती है, तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला है वो डिराइव हो जाता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो ये रो और रो नॉट होते हैं या फिर टी और टेम्परेचर होते हैं, ये कब लिए जाते हैं, 0 या 20 डिग्री सेल्सियस पे, 0 या 20 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं। और जो रेजिस्टेंस होता है, मैंने आपको बता ही दिया कि अगर रो बढ़ेगा, इधर लिख देता हूँ कि इफ़ रो इंक्रीजेस तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला इसी में आ जाता है कि रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होगा। तो पहले आप इसको एक बार नोट करो, फिर मैं आपको आगे की चीज़ लिखाता हूँ। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो आगे देखते हैं हम। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में लिखो कि T and rho naught are generally taken on the temperatures rho naught and T are generally taken on the temperatures 0 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के। अब अगला लिखो कि hence R increases when rho increases and the relation, इसके बीच का रिलेशन कैसा होगा, जो रेजिस्टेंस होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, आर नॉट, जो पहले रेजिस्टेंस था इसका, हमने टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज नहीं किया था उससे पहले, और 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। आप बोलोगे कैसे, एक काम करो, जो हमारी इक्वेशंस थी रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट है, इसमें क्या करो, दोनों साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड विद L अपॉन A। ये करोगे तो यहाँ पे LA आ गया और ये क्या बन जाएगा R, और यहाँ पे भी क्या आ गया LA, तो ये क्या बन जाएगा R नॉट, ठीक है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद L बाय A, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड विद L अपॉन A। तो ये जैसे ही कर लोगे, यहाँ पे हमारा एक रिलेशन बन के आ जाएगा, वो क्या बन के आ जाएगा, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब यहाँ से देख सकते हैं हम वही तीन चीज़ें हम देखते हैं कि फर्स्ट, इफ T इंक्रीजेस T माइनस टी नॉट इंक्रीजेस, ठीक है, और ये क्या होगा R इंक्रीजेस, और यहाँ पे R होगा इंक्रीज, तो कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी जो हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होगी, डिक्रीज। तो ये देख लो सारी चीज़ें। और इफ सेकेंड पॉइंट, इफ टी डिक्रीजेस तो क्या होगा, टी माइनस टी नॉट डिक्रीजेस, और फिर आर क्या होगा, डिक्रीजेस, और कंडक्टिविटी जो हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। हमको पता है जो रेजिस्टिविटी होती है और कंडक्टिविटी होती है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, चलो तो अब हम धनाधन क्वेश्चंस करते हैं, आपका टेस्ट करते हैं कि आपको कितना समझ में आया। तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस आगे सॉल्व करने से पहले छोटा सा टॉपिक आपको कंडक्टेंस समझा देता हूँ। कंडक्टेंस क्या होता है, जो कंडक्टिविटी होती है यानी किसी मटेरियल के जो चार्ज या करंट है उसको कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। यानी वो कितना ज़्यादा उसको कंडक्ट करेगा, जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है वो बेटर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, अब कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, जो जी होता है वो होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी अपॉन L इंटू ए, सॉरी ये होता है R जो होता है वो होता है 1 अपॉन कंडक्टिविटी L अपॉन ए, तो जो कंडक्टेंस होता है वो होता है सिग्मा A अपॉन L। ठीक है, चलो तो ये आपको समझ में आ गया। और इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट क्या होती है इसकी, ओम की इन्वर्स यानी MHO, मो ही होती है इसकी यूनिट। और इसका सिंबल भी क्या होता है, ऐसा ही होता है। ओम का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है ओम, और मो का सिंबल क्या होता है, दिस टाइप। ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस के लिए और ये होता है कंडक्टेंस के लिए। चलो तो ये वाला आपने समझ लिया, इसको लिख लो, छोटी सी एक जगह लिखवा दिया ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। और अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं 20 ओम के रेजिस्टेंस से। तो हमको क्या निकालना, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पासिस थ्रू ए सेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम अक्रॉस विच पोटेंशियल डिफरेंस इज 64 वोल्ट। तो एक बार आप इसको नोट करो, इस क्वेश्चन को नोट करो, सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना कि आपने सही किया है या नहीं। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करो, फिर आगे देखते हैं। चलो तो आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, अब इसका सॉल्यूशन देखो, और अगर आपका आंसर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि एग्जाम्पल 1 का हमारा आंसर आ चुका है, ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन इसको करता है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड पासेस थ्रू। तो हमारे पास है वोल्टेज, वो है 64 वोल्ट्स, और फिर है हमारे पास रेजिस्टेंस, वो है 20 ओम। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR लगाओ, हम करंट निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे। करंट से जितना भी आएगा उससे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जितना भी चार्ज आ रहा है टोटल, उसमें से इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो V इज इक्वल टू I इंटू R, तो 64/20 इज इक्वल टू I। तो यहाँ से I क्या निकल के आ गया हमारे पास 3.2, 32/10 तो 3.2, और I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, तो 3.2 एम्पियर। अब देखो हमारे पास चार्ज कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, I अपॉन E इसका चार्ज। तो I कितना है 3.2, और इसका चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 10 की पावर 19। इतने आ गए हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर आपका ये आंसर आया था तो बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो दो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 1 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। एक रेजिस्टेंस है वायर का 20 डिग्री सेल्सियस पे 1 ओम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वायर इफ इट्स रेजिस्टेंस बिकम 1.2।
अल्फा दे रखा है, मैंने बोला था आपको फॉर्मूले में 4 में से 3 चीज़ें दी हुई होगी, एक निकालनी होगी। तो एक इनिशियल टेम्परेचर दे दिया, इनिशियल रेजिस्टेंस दे दिया, फाइनल रेजिस्टेंस दे दिया, आपको टेम्परेचर निकालना है, निकाल लोगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको पढ़ते हैं। अ कंडक्टिंग वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान रखना 0 डिग्री सेल्सियस है, और अल्फा इसका है 1/273 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी हमको दिया हुआ है, हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पहला दिया हुआ है और बाद का रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे R = R0 1 + अल्फा T - T0। नहीं, उसमें नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि वो हमने देखा था, वो फॉर्मूला कब लगता है, जब अल्फा T - T0 जो हो लेस देन 1 हो। तो अगर हम अल्फा लिखेंगे 1/273 और यहाँ पे अगर वैल्यूज़ डालेंगे हम, तो T क्या है 273 - 0, तो ये तो इक्वल टू 1 आ गई, ये लेस देन इक्वल टू तो रही है। तो हम कौन सा लगाएंगे फिर फॉर्मूला, हम लगाएंगे R = R0 T e⁻ अल्फा T - T0। ठीक है, तो एक बार इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, ये तो लगभग सॉल्व हो ही चुका है। तो एक बार इसको ट्राई करो, इसको भी ट्राई करके फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो और फिर सॉल्यूशन देखना। वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। तो आपने इसको ट्राई कर लिया होगा, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ और आप चेक करो आपने आंसर जो लिखा है वो सही है या नहीं। चलो, तो द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ 1 ओम, तो रेजिस्टेंस लिख दो हमारा R इनिशियल और R फाइनल है हमारा 1.2। तो 1.2 = 1 × 1 + अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना है 0.01 × T - T0। तो ये इधर गया 1.2, ये बचेगा 0.2 = 0.01। T - T0 कितना था 20 डिग्री। ठीक है, अब इसको नीचे भेजेंगे तो ये 2/10 × 1 × 100, तो यहाँ से कैंसिल हुआ, ये क्या आ गया 20। तो T हमारा क्या आ गया = T - 20, तो T हमारा क्या आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये T इधर जाएगा 40 हो जाएगा, सॉरी देखो एक बार। ठीक है, T - 20 इधर आएगा तो 40 हो जाएगा। ये क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज। देखो अब टेम्परेचर 20 था तब इसका रेजिस्टेंस था 1 ओम, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तभी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी रेजिस्टेंस की। समझ में आती है बात? तो तभी वैल्यू बढ़ेगी। चलो, अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, अगर इसका आपने कर लिया है तो देखो सॉल्यूशन। R0 आपको दिया हुआ है कितना है 10, R0 दिया हुआ है आपको 10, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 e⁻ अल्फा T - T0 की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी आ रही है 1, तो ये पावर में 1, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 E। और इसकी यूनिट लगाना चाहो तो ओम लगा दो, और इसमें टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस। इन क्वेश्चंस को देखो, समझो, और कुछ समझ नहीं आता तो डाउट पूछो। डाउट अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते तो डाउट क्लास ज्वाइन करो, संडे को होती है। ठीक है, चलो तो इसको एक बार नोट करो। तो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है कि एक बॉक्स है जिसकी लेंथ है L, साइड है C और एक साइड है B। तो आपको फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड R फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम में R क्या होगा, अगर ये इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो रो है, तो टॉप टू बॉटम में आपको R फाइंड करना है। R फाइंड करना है आपको लेफ़्ट से राइट में अगर करंट फ्लो करेगा, तो लेफ़्ट से राइट में करंट फ्लो करेगा, और करंट आगे से पीछे करेगा, यानी रेजिस्टेंस निकालना है जब करंट आगे से पीछे फ्लो करेगा तो कितना रेजिस्टेंस आएगा, तो फ्रंट टू बैकवर्ड्स। ठीक है, ये फाइंड करो। फिर अगला क्वेश्चन है कि इफ़ अ वायर ऑफ लेंथ L हैज़ रेजिस्टेंस R, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है और लेंथ L है, फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट्स गेट्स इलोंगेटेड टू लेंथ 2L। अगर हमने उसको खींच के लंबा कर दिया तो क्या होगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया होगा। मैं इस वाले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। तो रेजिस्टेंस कितना होगा टॉप से बॉटम में, तो टॉप से बॉटम यानी ऊपर से नीचे जाएंगे, तो लेंथ कितनी होगी इसकी C,
हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, रो हमको दे रखा है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी सी, तो आर हो जाएगा रो इंटू लेंथ, लेंथ यानी सी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, तो ए इंटू बी। अब अगर आपको समझ में आ गया तो इन दोनों के भी निकाल दो, वीडियो को पॉज करके इन दोनों के निकालो फिर चेक करो। चलो, तो आपने निकाला तो इसका आंसर आ रहा होगा रो। अब इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट में लेंथ क्या हो जाएगी बी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू सी, तो बी अपॉन ए इंटू सी। अब कहाँ से जा रहे हैं, आगे से पीछे, तो आगे से पीछे में लेंथ हो जाएगी ए, तो लेंथ क्या हो गई ए, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा होगा कि एक वायर था हमारे पास एल लेंथ का और ए क्रॉस सेक्शन का। अब इसको खींच के अपन ने बड़ा कर दिया, तो लेंथ तो 2L हो जाएगी, पर क्या क्रॉस सेक्शन भी सेम रहेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि उसी वायर को खींचा है तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैं इसको खींच दूंगा तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम को कंजर्व करेंगे, तो L इंटू ए इज इक्वल टू L इंटू A1, L1 A1, और यहाँ पे क्या हो जाएगी L2, तो 2L है L2 तो, और A2, तो L2 इंटू A2। अब यहाँ पे देखो L इंटू A इज इक्वल टू 2L इंटू A2, तो यहाँ से क्या हो जाएगी दिस, और A2 क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा A का हाफ, यानी जो इसका क्रॉस सेक्शनल था वो क्या हो गया, हाफ हो गया। अब हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो पहले का रेजिस्टेंस क्या था, रो L अपॉन A, और अभी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R डैश, ये क्या हो जाएगा रो 2L अपॉन A बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा रो 4, या फिर इसको 4 को बाहर लिखेंगे रो L अपॉन A, यानी 4R। तो हमारा जो नया रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1% फाइंड इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, फाइंड परसेंट इंक्रीज इन। तो इसको करने के दो मेथड है। ठीक है, तो दो मेथड क्या है, एक बार आप इसको ट्राई करो खुद से, अगर आपसे हो जाता है तो, नहीं तो फिर सॉल्यूशन देखो। चलो, तो आपने इसको ट्राई किया होगा और इसकी वैल्यूज आपकी कुछ आ रही होगी 2% के अप्रोक्स। अगर आपकी 2% आ रही है तो बहुत अच्छे। अब हम इसको कैसे करेंगे, तो R की क्या होता है, रो L बाय A। वैसे तो ये मेजरमेंट और एरर का क्वेश्चन है, जहाँ पे हम एरर वगैरह फाइंड करते हैं, तो वैसे ही करेंगे। हम इसको ln ले लेंगे, ln R इज इक्वल टू रो L बाय ln रो माइनस ln A। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर देते, तो ln R इज इक्वल टू ln रो प्लस ln L माइनस ln A। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो R अपॉन dr अपॉन R, या फिर डेल्टा R अपॉन R इज इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो प्लस डेल्टा L अपॉन L माइनस डेल्टा A अपॉन A। अब आप कहोगे सर ये तो हो जाएगा ज़ीरो, क्योंकि रेजिस्टिविटी इस केस में चेंज नहीं हो रही है। L चेंज हो रहा है तो 1%, तो 1/100 आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा सर, यहाँ पे बताइए आप। तो अब इसको करो दूसरा वापस, V इज इक्वल टू AL। अब कितना V चेंज हो रहा है, V अपॉन V, ये तो हो रहा है 0, तो डेल्टा A अपॉन A इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L प्लस, है ना, तो ये हो जाएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा A अपॉन A जो है वो हो जाएगा नेगेटिव ऑफ डेल्टा L अपॉन L। अब यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है, तो डेल्टा R अपॉन R कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा L अपॉन L। और ये हमको पता है ये कितना है, 1%, तो टोटल डेल्टा R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2%। ठीक है, ये हो गया हमारा मेथड 1। मेथड 2 छोटा सा है। मेथड 2 में क्या करोगे, आपको पता है कि LA जो है कांस्टेंट है, तो अगर L 0.1 से
या 1% इंक्रीज हुआ है तो वो ए क्या होगा 1% से डिक्रीज हो जाएगा। तो अब देखो मेथड 2 में क्या है, आर जो है, ठीक है, आर डैश जो है वो हम लिख सकते हैं आर, या फिर इसको ऐसे लिखो रो 1.01 L और अपॉन 1.01, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रो इंटू 101 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं आर डैश, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो आगे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उन सबको हम वेरिएट करके यहाँ पे सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एज शोन, मतलब करंट जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है, इधर से एंटर हो रहा है, इधर से लीव कर रहा है। फाइंड रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A1 और यहाँ पे A2, यहाँ पे करंट है I1 V1 J1 I2 V2 J2। तो इसका रिलेशन एक बार निकालो फिर बताओ। I1 इज इक्वल टू I2, मतलब जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट होगा, या उससे I1 I2 ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, है ना, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा। तो आपको ये तीनों साइन बताना है कि I1 I2 में रिलेशन कैसा होगा। तो बताओ, यहाँ से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जितना करंट यहाँ पे एंटर कर रहा होगा उतना ही यहाँ पे लीव करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा तभी तो, करंट जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर जाएगा। अब यहाँ से आप I भेज रहे हो तो यहाँ से भी I जाएगा, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू I2 होना ज़रूरी है, वरना इसमें करंट कैसे रुकेगा, मतलब ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं कि करंट किसी कंडक्टर में रुक सकता है ना। तो I1 इज इक्वल टू I2 तो होगा। हाँ, करंट डेंसिटी यानी करंट थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ये ज़्यादा और कम हो सकता है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो करंट डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ J1 इज़ लेस देन J2। और ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, जितना ये कवर कर रहा है, ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, जितना ये कवर कर रहा है। तो ड्रिफ्ट स्पीड भी क्या हो जाएगी, V1 की हो जाएगी कम और V2 की हो जाएगी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जितना चार्ज आएगा वो धीरे धीरे मूव करेगा और यहाँ पे फट से मूव कर जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ये प्लेलिस्ट खो ना जाए इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, जो बैटरी में लगता है उसको हम फाइंड करेंगे कि वो क्या रिलेशन आता है, और अगले वीडियो में इस पे बात करेंगे। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो कि बैटरी और सेल में आता है, वो क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसका रिलेशन क्या होता है। और फिर हम आपके फेवरेट टॉपिक पे पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो थ्योरी वाला जो पार्ट था जिसमें बहुत दिक्कत आती है वो हमने ख़त्म कर लिया अप्रॉक्सीमेटली, और आगे से हम क्वेश्चंस करेंगे रेजिस्टेंस पे बेस्ड और उनके सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।